हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी टैक्स फाइनेंस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीआईसी ने कुछ नई गाइडलाइंस इशू की है रिगार्डिंग इश्यूएंस ऑफ समन्स। तो अब हम जीएसटी टैक्स फाइनेंस की वेबसाइट पर आ गए हैं जिसमें हमने ये आर्टिकल पब्लिश किया है। तो अब इन इंस्ट्रक्शंस को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सब्जेक्ट है गाइडलाइंस ऑन इश्यूएंस ऑफ समन्स अंडर सेक्शन 70 ऑफ सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017। जैसा कि हमें पता है कि जो समन्स है, जो जीएसटी के अंदर समन्स इशू किए जाते हैं, वो सेक्शन 70 के अंदर इशू किए जाते हैं। So it has been brought to the notice of the board that in certain instances summons under section 70 of CGST Act have been issued by the field formations to the top senior officials of the company in a routine manner to call for material evidences, documents. Further, besides, summons have also been issued to call for statutory documents which are available online. बेसिकली अमूमन आमतौर पर ये देखा गया है कि जो जीएसटी के समन्स जो इशू किए जा रहे हैं वो इन जनरल बहुत फ्रिक्वेंटली इशू किए जा रहे हैं और वो जो टॉप सीनियर ऑफिशियल्स हैं कंपनीज के उनको सीधा इशू किए जा रहे हैं। साथ ही साथ कई बार समन्स में ऐसी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है कंपनी से जो कि ऑलरेडी जीएसटी पोर्टल पर टैक्स ऑफिसर के पास अवेलेबल है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए ये मास्टर सर्कुलर इशू किया गया है। As per section 71 of the CGST Act, summons can be issued by the proper officer to any persons whose attendance is considered necessary either for giving evidence or producing a document or any other thing in an inquiry in the same manner as provided in the case of a civil court under the provisions of Civil Procedure Code 1908। समन जो है वो जनरली दो चीज़ों के लिए इशू किया जाता है, या तो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाने के लिए या फिर जो कंसर्न पर्सन है उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए। और ये जो समन्स की प्रोसीडिंग होती है ये एक सिविल प्रोसीडिंग्स होती है, एक जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। एज पर सेक्शन 70 सबसेक्शन 2, securing such documentary and oral evidences under the said legal provisions shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of section 193 and section 228 of the IPC. While issuing summons is one of the instruments with the department to get obtain information or documents or statements from any person to find out the evasion of tax, etc. However, it needs to be ensured that exercise of such power is done judiciously and with due consideration। तो यहाँ पे जो मेन मकसद है कि जो समन्स इशू किए जा रहे हैं वो जुडिशियसली इशू किए जाएं और विद ड्यू कंसिडरेशन किए जाएं, वो रूटीन मैनर में समन्स इशू ना किए जाएं। ऑफिसर्स आर ऑल्सो एडवाइज्ड to explore instances when instead of resorting to summons a letter of requisition of information may suffice। तो जनरली सर्कुलर एडवाइस कर रहा है यहाँ पर कि ऑफिसर को सीधा डायरेक्टली समन इशू नहीं करना चाहिए। पहले अगर जो काम है वो एक नॉर्मल लेटर से अगर काम हो जाए तो समन इशू नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई छोटी सी मोटी चीज़ मंगवानी है तो आप लेटर के थ्रू मंगवा सकते हैं, उसमें समन इशू करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज समन इज अ वेरी वेरी सीरियस मैटर। Now, reading further. Previously, in respect of legacy laws, the board has sensitized the officers regarding use of power of issuance of summons diligently. However, the board finds it necessary to issue fresh guidelines at the CGST। पहले भी सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्साइज टैक्स के टाइम पे भी सर्कुलर्स निकले हैं कि समन्स कब और कैसे इशू करने चाहिए। द बोर्ड ने जीएसटी लॉ के अंदर अब फ्रेश गाइडलाइंस इशू की हैं। चलिए अब इन गाइडलाइंस को जरा डिटेल में समझते हैं। तो गाइडलाइन के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट है 3.1, पावर टू इशू समन्स आर जनरली एक्सरसाइज्ड बाय द सुपरिटेंडेंट्स दो हायर ऑफिसर्स may also issue summons। Summons by superintendent should be issued after obtaining prior written permission from an officer not below the rank of deputy commissioner, assistant commissioner, with the reasons for issuance of summons to be recorded in writing। देखिए अब से इस पॉइंट से एकदम क्लियर हो गया है कि समन्स बेसिकली इशू करने की पावर है वो सुपरिटेंडेंट्स और उसके ऊपर के ऑफिसर्स के पास है। पर इन जनरल हमने देखा है कि जो समन्स है वो सुपरिटेंडेंट्स इशू करते हैं। सुपरिटेंडेंट्स के नाम और सील के अंदर समन्स जो है वो इशू किया जाता है और पार्टी को मिलता है। तो सर्कुलर अब क्लियरली बोल रहा है कि जब भी समन सुपरिटेंडेंट इशू करेगा तो वो अपने कंसर्न जो असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर है उसके सामने फाइल पुटअप करेगा, उससे रिटर्न परमिशन लेगा
और उसके बाद ही समन इशू करेगा। वो सुओ मोटो सुपरिटेंडेंट अपने आप समन इशू नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 2 आता है, वेयर फॉर ऑपरेशनल रीजन इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन सच प्रायर रिटर्न परमिशन, ओरल टेलीफोनिक परमिशन फ्रॉम सच ऑफिसर मस्ट बी ऑब्टेन, द सेम शुड बी रिड्यूस्ड टू राइटिंग एंड इंटीमेटेड टू द ऑफिसर अकॉर्डिंग सच परमिशन एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी। देखिए ये तो क्लियर है। कई बार क्या होता है, रिटर्न परमिशन में टाइम लग जाता है और आप जैसे बहुत ही एक कोई अर्जेंट नेचर ऑफ वर्क में है जिसमें समन इशू करना बहुत जरूरी है, तो आप वहाँ पे ओरल टेलीफोनिक परमिशन ले सकते हैं। सुपरिटेंडेंट जो है अपने सीनियर से ओरल टेलीफोनिक परमिशन ले सकते हैं और बाद में द थिंग कैन बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग, और राइटिंग परमिशन ली जा सकती है। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, in all cases where summons are issued, the officer issuing summons should record file about appearance, non-appearance of summoned person and place a copy of statement recorded in file। ये पॉइंट इसलिए इशू किया गया है, जनरली ऐसा भी देखा गया है, हर स्टेट में हर कमिश्नरेट में प्रैक्टिस अलग अलग रहती है, बट कई बार क्या होता है कि सुपरिटेंडेंट या जो भी प्रॉपर ऑफिसर है वो समन इशू कर देता है। पहला समन इशू कर दिया, फिर दूसरा कर दिया, फिर तीसरा कर दिया, बट पहला समन इशू होने के बाद क्या हुआ, भाई आदमी आया नहीं आया, उसका क्या उसका रिजल्ट निकला, वो राइटिंग में रिड्यूस नहीं किया जाता, वो उसे राइटिंग में लेना जरूरी है। अब ये क्लियर कर दिया गया है। फोर्थ पॉइंट है कि समन शुड नॉर्मली इंडिकेट द नेम ऑफ द ऑफेंडर्स अगेंस्ट whom the case is being investigated unless revelation of the name of the offender is detrimental to the cause of investigation, so that the recipient of the summon has prima facie understanding as whether he has been summoned as an accused, co-accused or as witness। देखिए बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। फर्स्ट, सबसे पहले क्या होता है, कई बार जो समन इशू किया जाता है वो रूटीन मैनर में किया जाता है और पार्टी को समन इशू किया जाता है। मैसर्स एक्स वाई जेड समन इशू कर दिया, अरे मैसर्स एक्स वाई जेड के अंदर आप किसको समन इशू कर रहे हो ये आपको क्लैरिफाई करना है। साथ ही साथ अगर पॉसिबल हो तो आपको ये भी मेंशन करना है कि जो समन है जिसको इशू किया जा रहा है वो अक्यूज्ड है, को अक्यूज्ड है या फिर विटनेस। चलिए अब पॉइंट नंबर 5 को स्टडी करते हैं। Issuance of summons may be avoided to call upon statutory documents which are digitally online available in the GST portal। भाई जो जीएसटी पोर्टल में ऑफिसर के पास ऑलरेडी जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है उसके लिए समन इशू नहीं करना चाहिए। बहुत ही सिंपल बात है, जैसे GSTR1 है, GSTR3 भी है, GSTR2 भी है। दीज रिटर्न्स आर ऑलरेडी अवेलेबल विद ऑफिसर, तो इनके लिए जो समन इशू करना, बेसिकली अगर इसके लिए समन इशू किया जाता है वो काइंड ऑफ एक तरह से जो टैक्स पेयर है उसके लिए एक न्यूसेंस क्रिएट हो जाती है। पॉइंट नंबर 6 कहता है कि सीनियर मैनेजमेंट ऑफिशियल सच एज CMD, MD, CEO, CFO, similar officers of any company or a PSU should not generally be issued summons in the first instance। They should be summoned when there are clear indications in the investigation of their involvement in the decision making process which led to the loss of revenue। बिल्कुल सटीक बात है। भाई आप सीधा सीनियर मैनेजमेंट ऑफिसर्स को समन मत कीजिए, दे हैव मैनी अदर वर्क। अगर आपने उसको समन इशू किया या MD मैनेजिंग डायरेक्टर को, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को या फिर CFO को, भाई वो अपना डे टू डे बिजनेस का काम करेंगे या फिर टैक्स ऑफिसर के समन का रिप्लाई करते रहेंगे। तो जनरल प्रैक्टिस ये रखनी चाहिए कि जो जिस जिस पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो, क्लियर कट इन्वॉल्वमेंट हो, सीधा उसी को समन किया जाना चाहिए या फिर ऐसे ऑथराइज्ड पर्सन को समन किया जाए जो कि CEO, CFO या MD के बिहाफ पर आकर डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर सकता है। अब पॉइंट नंबर जो 7 है वो डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर डिन की बात करता है। बेसिकली ये पहले 2019 के अंदर CBSE ने सर्कुलर निकाला था कि हर एक जो कम्युनिकेशन है जो कि CBSE का अफसर इशू करेगा उस पर एक DIN नंबर होना चाहिए जिसको कि टैक्स पेयर वेरीफाई कर सकता है, ताकि ये पता चले कि जो लेटर इशू किया गया है वो वेरीफाइबल ऑफिसर ने इशू किया है। फॉर एग्जांपल अब मैंने डिन की वेबसाइट खोल रखी है esanchar.cbse.gov.in। यहाँ पर आप जो डिन नंबर लेटर के अंदर मेंशन किया होगा वो डिन नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि वो डिन सही में ऑफिसर ने इशू किया था या किसी और व्यक्ति ने इशू किया था। अगर ऑफिसर ने इशू किया हुआ है और डिन सही पाया जाता है तो दैट मीन्स द कम्युनिकेशन इज ऑथेंटिक। 8 नंबर पॉइंट है, the summoning officer must be present at the time and date for which summons is issued। In case of any exigency, the summoned person must be informed in advance in writing or orally।
अमूमन ये देखा गया है कि जब ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, टैक्स पेयर, उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर उनका एडवोकेट जब भी ऑफिसर के पास जाता है, उस समन में जो डेट और टाइम दी गई है वहाँ पे जाके पता चलता है कि वो सुपरिटेंडेंट या वो ऑफिसर तो मौजूद ही नहीं है, उस दिन छुट्टी पर है या फिर उस दिन किसी और सर्च में गया हुआ है, आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ टाउन है। तो इस तरह से जो टैक्स पेयर है और उसके रिप्रेजेंटेटिव का वक्त बड़ा ज़ाया होता है। तो अब ये ऑफिसर को ड्यूटी बाउंड कर दिया गया है कि अगर ऐसा कुछ इशू आता है तो देन द समन पर्सन मस्ट बी इन्फॉर्म्ड इन एडवांस, कि भाई मैं सिटी के बाहर जा रहा हूँ, तो टैक्स पेयर को इन्फॉर्म कर दिया जाए कि वो अभी ना आए, वो किसी नेक्स्ट डेट पर आ जाए। पॉइंट नंबर 9 कहता है कि ऑल पर्सन समन्स आर बाउंड टू अपीयर बिफोर द ऑफिसर कंसर्न, द ओनली एक्सेप्शंस बीइंग वुमेन who do not by tradition appear in public or privileged persons. The exemptions so available to these persons under section 132 and 133 of CPC may be kept in consideration while investigating the case. बेसिकली यहाँ पर ये क्लियर किया गया है कि जिस भी पर्सन को समन दिया गया है उसको ऑफिसर के पास आना है। अब ये देखा गया है कि पहला समन इशू किया गया, 2 3 4 5 6 समन इशू करने के बाद भी जो समन व्यक्ति है वो ऑफिसर के आगे मौजूद नहीं होता, तो ये एक तरह का ऑफेंस क्रिएट होता है। इस ऑफेंस के बारे में भी हम आगे स्टडी करेंगे। तो बट इसके अंदर जो एक्सेप्शन है वही है कि फॉर एग्जांपल वुमन है जिसके ट्रेडिशंस अलाउ नहीं करता कि वुमन शुड अपीयर इन पब्लिक, तो उस केस के अंदर द वुमन कैन से इन राइटिंग कि मेरे भी मेरे हस्बैंड आके आपको स्टेटमेंट दे देंगे, आपके डॉक्यूमेंट दे देंगे, तो उस चीज़ को कंसिडर कर देना चाहिए। साथ ही साथ कोई अगर प्रिविलेज पर्सन है तो ही और शी शुड ऑल्सो बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपीयरिंग बिफोर द ऑफिसर्स। जो एग्जाम्पशंस हैं वो सेक्शन 132 133 ऑफ सीपीसी के अंदर भी मेंशन है। फॉर एग्जांपल लेट अस सी section 132 exemptions of certain women from personal appearance. So these are the two exemptions which are given under section 132. Similarly, there is section 133 exemptions of other persons. So these are the privileged people, president of India, vice president, speaker, etc., etc., जिनको exemptions दी गई है from appearing before the officers. Now the last point number 10 is issuance of repeated summons without ensuring service of summons must be avoided. ऐसा भी होता है कि पहला समन इशू किया गया, ये इंश्योर नहीं किया कि भाई वो समन जो है उस व्यक्ति के पास पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, उसके बिना इंश्योर किए ही दूसरा समन इशू कर दिया गया, फिर तीसरा समन इशू कर दिया गया, फिर चौथा समन इशू कर दिया गया। तो ऑफिसर हैज टू इंश्योर कि जो समन्स है वो सर्विस भी हो पा रहे हैं, वो लौट के तो नहीं आ रहे। Sometimes it may so happen that summoned person does not join investigation even after being repeatedly summoned. In such cases, after giving reasonable opportunities, generally 3 summons at reasonable intervals, a complaint should be filed with judicial magistrate alleging that the accused person has committed offences under section 172 of the Indian Penal Code, which is absconding to avoid service of summons or other proceedings, and or section 174 of Indian Penal Code, non-attendance in obedience of an order from public servant, as inquiry under section 70 of CGST has been deemed to be a judicial proceeding within the meaning of section 193 and section 228 of the Indian Penal Code. Basically crux ये है कि जो ऑफिसर है उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी समन्स की। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मतलब वो फर्स्ट समन इशू करे, फिर कम से कम एटलीस्ट 7 से 10 दिन का टाइम दे उस समन का रिप्लाई आने का, देन सेकंड समन इशू करे, फिर 7 से 10 दिन का टाइम दे, फिर थर्ड समन इशू करे और फिर 7 से 10 दिन का वो वेट करे। जनरली दिस कैन बी कंसिडर्ड अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। अगर इस रीजनेबल अपॉर्चुनिटी के बाद भी वो समन व्यक्ति है वो ऑफिसर के आगे पेश नहीं होता है, देन द ऑफिसर can file a complaint before the judicial magistrate for committing an offence under section 172 and or section 174. बेसिकली 172 और 134 के अंदर केस फाइल किया जा सकता है, क्योंकि जो समन्स की प्रोसीडिंग है वो अंडर सेक्शन 70 इट्स ए जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो आप जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को अगर बाधित कर रहे हैं या उसको कंप्लाई नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इट्स एन ऑफेंस फॉर विच अ रेमेडी इज अवेलेबल।
Before filing such complaints, it must be ensured that summons have adequately been served upon the intended person in accordance with Section 169 of CGST Act. However, this does not bar to issue further summons to the said person under Section 70 of the Act. बेसिकली ये जो 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 जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बिफोर जो कंप्लेंट फाइल करने की प्रोसीडिंग है, उससे पहले ये ऑफिसर को इंश्योर कर लेना चाहिए कि समन्स वाकई में उस आदमी को मिले हैं कि नहीं मिले हैं, समन्स लौट के तो नहीं आ गए, या फिर जिस पते पर समन्स को भेजा गया वहाँ पर वो व्यक्ति रहता ही नहीं है, किसी और को समन मिल गए। तो ये सब चीज़ें भी देखनी चाहिए कि भाई जिसको समन दे रहे हो उसको पता तो चले कि उसको समन मिल भी रहे हैं या नहीं। तो हमने देखा कि ये जो समन्स के रिगार्डिंग गाइडलाइंस थी जो सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स से इशू की है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। और आज के टाइम में जब हमारे क्लाइंट्स को, टैक्स पेयर्स को रिपीटेडली समन्स इशू किए जा रहे हैं रूटीन मैनर में, तो ये गाइडलाइंस आने के बाद द ऑफिसर्स नाउ विल एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस बिफोर इशूइंग अ समन। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस चैनल में हम जीएसटी, टैक्सेशन और फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली अपलोड करते रहेंगे। धन्यवाद।